हाँ जी, तो फिर आज हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चार्टर एक्ट 1833 से स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ा था, जिसमें हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को स्टडी किया था। अब हम चार्टर एक्ट 1833 को पढ़ेंगे। अब जो ट्रेडिंग राइट होगा कंपनी का, उसको एबोलिश कर दिया गया और अब कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। और जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंडिक्ट, और इससे पहले जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा करते थे, उस समय सबऑर्डिनेट बोला जाता था मद्रास और बॉम्बे को बंगाल प्रेसिडेंसी का। और इसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी गवर्नर जनरल के लिए, और जो गवर्नर जनरल बनेगा उसका एक लीगल मेंबर होगा और उसको किसी भी प्रकार का कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। और जो एक लीगल मेंबर होगा उसका नाम था, जो पहला लीगल मेंबर था जिसका नाम था मैकले। और इसी के साथ साथ जो स्लेवरी सिस्टम था इंडिया के अंदर, उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, एंड कर दिया गया। और किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, और पहले जो लीगल मेंबर थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकेलरी। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, जिन्होंने इस पोस्ट को 1828 एडी से लेकर 1835 एडी तक इस पोस्ट को संभाला। ये लॉर्ड जो थे वो विग पार्टी के एक मेंबर थे, और ये बिलीव किया करते थे यूटिलिटेरियन थ्योरी पे। बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती थी कि रूल्स को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जा सके। और इसी के साथ साथ 1829 में अंडर सेक्शन 17 सती प्रथा को भारत के अंदर बैन कर दिया गया। और जो सती प्रथा को बैन किया गया, ये राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के द्वारा ये चीज़ें की गई। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राधाकांत दियो, जो कि अपोज कर रहे थे सती प्रथा की इस प्रैक्टिस को, जिसे बैन किया जा रहा था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वो इसके अगेंस्ट थे, राधाकांत दियो। इसी के साथ साथ राधाकांत दियो की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका नाम था धर्म सभा, और कॉर्नल सिलिमन के नेतृत्व में तुगी सिस्टम को डीरोटेड किया गया भारत से। और इसी के साथ साथ जो ओपीएम के ट्रेड के लिए जो बॉम्बे पोर्ट था, उसको ऑथोराइज कर दिया गया पूरी तरीके से। और 1835 में मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, और कंट्रोल किया गया फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को, और बैन किया गया ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को। और इसी समय पे जो एक चेयरमैनशिप थी जिनका नाम था लॉर्ड मैकले, इन्हीं के जरिए एक लॉ कमीशन को बनाया गया। और इस कमीशन में एक और ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जिसमें जो कमीशन फॉर कंपाइलेशन ऑफ द लॉ, जिसमें जो लॉ अलग अलग तरीके के जो लॉ है उनको कंपाइल किया जाएगा। और इस समय के जो लॉ विलियम बेंटिक थे, उन्होंने प्रेस को बैन करने के लिए पूरी तरीके से अपोज कर दिया कि प्रेस को बैन अब नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने एक सेफ्टी वॉल को क्रिएट कर लिया अपने लिए। इसी के साथ साथ जो विलियम बेंटिक थे, इन्होंने बहुत सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट को इंग्लैंड एम्पायर्स के साथ मर्ज किया। जैसे मैसूर को 1831 एडी में, और कोर्ग और चार्चर को 1834 एडी में इन्होंने इंग्लैंड एम्पायर्स के साथ मर्ज करा। ओके, अब हम पढ़ेंगे एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट। सो अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813, 1 लाख रुपीज विल बी गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। और 1823 एडी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को इस्टेब्लिश किया गया। पर जो मेंबर थे कमेटी के, उनको कुछ प्रकार का डिस्प्यूट था एंग्लो ओरिएंटल लैंग्वेज को लेकर, और एंग्लो ओरिएंटल जो लैंग्वेज थी उनका नाम था संस्कृत और पर्शियन। तो इसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया मैकले को हेड ऑफ द कमेटी की तरह, जिसमें जो डिस्प्यूट हुआ था लैंग्वेज को लेकर, तो मैकले ने इस डिस्प्यूट के रिजल्ट इस तरीके से डिसाइड किए कि जो मीडियम होगा अब स्टडी का वो इंग्लिश होगा, सिलेबस जो होगा वो प्योरली बेस होगा यूरोपियन साइंस एजुकेशन और साइंस नॉलेज पर बेस होगा, और जो एजुकेशन है पहले एलिट क्लास पीपल को दी जाएगी। और अगर हम एलिट क्लास को एजुकेशन दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होती हुई चली जाएगी पुअर और मिडिल क्लास फैमिली की तरफ।
इस थ्योरी को ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ मैकले बोला जाता है, जो कि 2 फरवरी 1835 एडी को डिसाइड की गई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ मैकले, कि यूरोपियन एजुकेशन को एलिट क्लास के पीपल को दिया जाएगा और पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में दिया जाएगा इसे। और ये जो एजुकेशन है ये धीरे धीरे कॉमन पीपल्स तक फैलने लगेगी। और इस थ्योरी को उन्होंने बोला इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के द्वारा, जो एलिट क्लास के द्वारा, जो हमने एलिट क्लास को एजुकेशन दी है वो धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट होते होते कॉमन पीपल तक पहुंच जाएगी। और इस थ्योरी को 7 मार्च 1835 को एक्सेप्ट कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बाद जो लॉर्ड ऑकलैंड था, उन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया पूरी तरीके से। तो अब हम इसके साथ साथ ये पढ़ेंगे कि कारण क्या था कि हमें इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट ये बोला जाता है कि कंपनी को एक चीप लेबर चाहिए थी जो इंग्लिश स्पीकिंग कर सके। और दूसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक कैंपेन चलाना चाहते थे यूरोपियन कल्चर का भारत के अंदर, और जिससे कि उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़े भारत के अंदर। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये भी बोला जा सकता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियनिटी को भारत में बढ़ाना चाहते थे। और फोर्थ पॉइंट ये बोला जा सकता है कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस ब्रिटिशर्स के फेवर में आए, और जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इनके साथ जुड़े। तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया भारत के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि जो एंग्लो सपोर्टर्स कौन कौन थे और ओरिएंटल सपोर्टर कौन कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंग्लो सपोर्टर्स। तो पहले जो व्यक्ति थे जो एंग्लो सपोर्टर, जिनका नाम था त्रिवेलियान, और दूसरे एल्फिंस्टोन, तीसरे मुनरो, फोर्थ वन इज बेनेडिक्ट, फिफ्थ वन इज मैकले एंड सिक्स्थ वन इज राजा राम मोहन रॉय। और कुछ लोग थे जो ओरिएंटल सपोर्टर थे, जैसे जेम्स प्रिंसेप और थॉमस प्रिंसेप, और थर्ड वन इज विलियमसन। तो मेजोरिटी के कारण जो 1835 एडी में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया भारत के अंदर। और जो कोर्ट रहा करते थे उसमें वर्नैकुलर लैंग्वेज को यूज किया जाएगा पर्शियन लैंग्वेज की जगह। तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट के बाद दूसरे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं, जिनका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि 1835 एडी से लेकर 1836 एडी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को संभालते हैं। और इन्हें कहा जाता है लिटरेचर ऑफ द प्रेस। तो चार्ल्स मेटकॉफ के बाद तीसरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जिनका नाम होता है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 एडी से लेकर 1842 एडी तक इस पोस्ट को संभालते हैं। तो इन्हीं के कार्यकाल में 1839 एडी से लेकर 1842 एडी तक फर्स्ट एंग्लो वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है जो अफगान के किंग थे, जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद, उन्होंने रिलेशन को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था रसिया के साथ। और इस वॉर से पहले ट्रिपल पार्टी अलायंस को कंक्लूड किया गया। ट्रिपल पार्टी अलायंस में ब्रिटिशर्स शाह सुजा और रंजीत सिंह इंक्लूड थे। और जो ओकलैंड थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था जीटी रोड को, जो कि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाया करता था। इनके बाद फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं, जिनका नाम होता है लॉर्ड एरन ब्रॉफ, जो कि 1842 एडी से लेकर 1844 एडी तक इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को संभालते हैं। इन्हीं के समय पे 1843 एडी में चार्ल्स नेफियर जो थे, उन्होंने सिंध को इंग्लिश एम्पायर्स के साथ मर्ज किया था। इसके साथ साथ 1843 एडी में ही अंडर सेक्शन 5 में स्लेवरी सिस्टम को एंड किया गया। इनके बाद फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जिनका नाम होता है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, जो कि 1844 एडी से लेकर 1848 एडी तक इस पोस्ट को संभालते हैं। और इन्हीं के समय पे फर्स्ट सिख वॉर होती है 1845 एडी से लेकर 1856 एडी तक। इनके बाद छठे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं, जिनका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 एडी से लेकर 1856 एडी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को संभालते हैं। ये एक बहुत यंग एज के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उस समय उनकी एज 36 ईयर ओल्ड थी, और इनको मॉडर्न इंडिया का क्रिएटर भी बोला जाता है। इन्होंने बहुत सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट को इंग्लिश एम्पायर्स के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे इन्होंने सबसे पहले जो कुछ एम्पायर्स थे जिनको वॉर के जरिए मर्ज किया, जैसे
वॉर के जरिए मर्ज करने वाले कुछ प्रिंसली स्टेट थे। जैसे 1849 एडी में इन्होंने पंजाब को मर्ज किया। 1850 एडी में इन्होंने सिक्किम को मर्ज किया। सिक्किम को मर्ज करने का सबसे बड़ा रीज़न ये बोला जाता है कि जो इंग्लिश डॉक्टर थे उनके साथ मिसबिहेव किया गया था सिक्किम प्रिंसली स्टेट के द्वारा। इसके बाद 1852 एडी में लोअर बुर्मा जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मर्ज कर लिया गया। लोअर बर्मा में पेगू इस समय का रीजन आया करता था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है कि जो इंग्लिश नेवी के जो कमांडर थे उन पे इस प्रिंसली स्टेट ने फाइन लगाए थे, इसलिए वॉर के जरिए इन 3 प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर लिया गया। कौन कौन से 3? पंजाब, सिक्किम और लोअर बर्मा। लोअर बर्मा जैसे पेगू। इनके साथ साथ इन्होंने कई शांति समझौते भी किए। तो ये इनके जो तरीके थे जिनको बोला जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ डलहौजी। तो इसके बाद डलहौजी ने जो इंडियन प्रिंसली स्टेट है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप वो प्रिंसली स्टेट जो ब्रिटिशर्स के अराइवल से पहले इंडिपेंडेंट थे, और दूसरा वो ग्रुप जो इंडियन प्रिंसली स्टेट सबऑर्डिनेट थे मुगल और मराठा एम्पायर्स के ब्रिटिशर्स के अराइवल से पहले, और तीसरा वो वाला ग्रुप जिनको ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश्ड या रीस्टेब्लिश्ड किया अपने अराइवल के बाद। तो इस लैप्स पॉलिसी को, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी है, उसको टाइप 1 जो ग्रुप है उसको अडॉप्ट करने का राइट दिया गया। और सेकंड और थर्ड टाइप के जो प्रिंसली स्टेट है उनको परमिशन लेनी होगी अगर उन्हें इस लैप्स पॉलिसी में मर्ज होना है ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन अगर जो सेकंड टाइप के जो प्रिंसली स्टेट है अगर वो चाहे तो उन्हें परमिशन दी जा सकती है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए। और जो थर्ड टाइप का है वो तो ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर के साथ मर्ज ऑलरेडी है। तो इस पॉलिसी को 1848 एडी में सतारा अडॉप्ट कर लेता है, 1849 एडी में जयपुर, 1850 एडी में बागपत और 1852 एडी में उदयपुर, 1853 एडी में झांसी, 1854 एडी में नागपुर और 1855 एडी में करौली। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के एडवाइस पे जो करौली को मर्ज किया जाना था उसे कैंसिल कर दिया गया। और इसके बाद 1856 एडी में बैड गवर्नर के एविडेंस की वजह से अवध को मर्ज कर लिया गया। और अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था नवाज वाजिद अली शाह, उनको कलकत्ता भेज दिया गया। और इसे मर्ज करने की जो रिपोर्ट मिलती है, एविडेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं ओट्राम रिपोर्ट। तो ये 1856 का अवध का मर्ज होना ये ऑलरेडी बोल दिया था डलहौजी ने 1851 में। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि अवध एक ऐसी चेरी की तरह है जो हमारे मुंह पे आके गिरेगी। He said that cherry will be the drop in our mouth। और इसके बाद 1853 एडी में कुछ अनपेड अमाउंट की वजह से बरार को कैप्चर कर लिया जाता है हैदराबाद के द्वारा। और 1853 एडी में ही जो नाना साहिब थे, पेशवा थे जो, उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है। सेम इसी समय पे 1853 एडी में जो पेंशन थी नवाब जो थे कर्नाटक के, उनको भी अबोलिश कर दिया जाता है। और 1855 एडी में जो टाइटल दिया जाता था तंजौर किंग को, उसको भी अबोलिश कर दिया गया। और इन्होंने कई कोशिश करी कि मुगल एम्परर्स को जो टाइटल दिया जाता था उसे भी रिमूव किया जाए, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि अब रेड फोर्ट को खाली कर दिया जाए। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो रिफॉर्म किया गया डलहौजी के द्वारा उसको एक एक करके अब हम बात करेंगे। इन्होंने 1852 एडी में स्टार्ट किया टेलीग्राम सर्विस को, और इस टेलीग्राम सर्विस के जो चीफ थे जिनका नाम था ओ साउगेनेशी। इसमें 1852 एडी में इन्होंने स्टार्ट किया रेलवे सर्विसेज को, और पहली ट्रेन चलाई गई बॉम्बे से लेकर थाने की तरफ। और जो इंजन था पहली ट्रेन का जिसका नाम था फेरी क्वीन। इसमें उन्होंने 1854 एडी में इन्होंने पोस्टल सर्विस को स्टार्ट किया, और पोस्टल जो स्टैंप आया करता था उस समय 2 पैसे का आया करता था। शुरुआती तौर पे जो पोस्टल सर्विस थी वो सोल्जर्स के लिए फ्री रखी गई थी, लेकिन बाद में डलहौजी ने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया। 1854 एडी में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ साथ 1855 में यूपी के अंदर गंग कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके साथ साथ 1854 एडी में एजुकेशन रिफॉर्म किए गए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चार्ल्स वुड, और इसको कहा जाता था वुड्स डिस्पैच।
और जो चार्ल्स वुड थे वो हेड थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ओके, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द डलहौजी के बारे में। पहला पॉइंट क्या है कि प्रमोट एंड स्प्रेड ऑफ द यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया, एंड द सेकंड अप्रोच इज ट्रिकल डाउन अप्रोच, द थ्योरी ऑफ मैकलेरी, जिसको एंड कर दिया गया। और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो दोनों लैंग्वेज में दी जा सकेगी, इंग्लिश और वर्नैकुलर लैंग्वेज में। इन्होंने एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और जो हायर एजुकेशन है वो केवल इंग्लिश मीडियम में ही दी जा सकेगी। और ऑन द बिहाफ ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, and the education department will be established in every provinces, and a commissioner would be appointed in their department, and he would be answerable only for the governor general of India. And after that, the teacher training center would be established. Besides of that, technical and the vocational education sector will be promoted. Also the women education will be promoted, individual effort will be promoted, and for it aids and grant would be the given. और इसके साथ साथ जो वुड डिस्पैच था उसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन। इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ इन्होंने कुछ मिलिट्री रिफॉर्म भी किए थे, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। और इनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था जो पहले कलकत्ता रहा करता था, अब उसे शिफ्ट कर दिया गया शिमला की तरफ। और जो आर्टिलरी हेडक्वार्टर था उसे शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता से मेरठ की तरफ। और अब आर्मी में जो नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स है उनको बढ़ाया जाने लगा, और नंबर ऑफ सिख सोल्जर एंड द गोरखा सोल्जर्स को भी बढ़ाया गया। इसके साथ साथ नॉन रेगुलेटरी सिस्टम कुछ चीज़ें थी। इसमें जो न्यूली कैप्चर्ड एरिया थे उनके लिए एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया जो कि डायरेक्टली आंसरेबल होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ओके, थैंक यू।